हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट रिवीजन वीडियो साइंस सब्जेक्ट के लिए मैं लेकर आ चुका हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ लाया है, कुछ ना कुछ क्या ऑलमोस्ट आपका पूरा 100% सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर दिया है, चाहे आप 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, क्योंकि इनके बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक है, तो आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूं। और आप जानते होंगे हमने पूरा मैथमेटिक्स का वन शॉट रिवीजन वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। वन शॉट रिवीजन पूरा मैथमेटिक्स सब जगह कंप्लीट हो चुका है, ये आप जानते होंगे। साइंस का भी आप देख सकते हो हमारा 6 चैप्टर आ चुका है, यानी कि 4-5 दिनों के अंदर आपका पूरा साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक नया चीज, यानी कि अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, जस्ट आज के दिन ही ये जो वीडियो आपको मिल रहा है ना, आज के दिन ही यही डेट पे मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था। LMR क्या होता है? LMR लास्ट मोमेंट रिवीजन, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए LMR सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसमें हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको खुद यहां पे लूंगा, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और एग्जाम में डेफिनेटली 80% तो उसमें से आएंगे ही ना, 70 to 80%। जैसा मैंने आपको रेकमेंड किया था यार, 70 से 80% तो आ जाएंगे आपके, टेंशन नहीं लेना है। तो अगर आपने हमारे LMR सीरीज देख लोगे ना, तो आपका लिख के दे सकता हूं गारंटी के साथ कि 70 से 80% मार्क्स मैथमेटिक्स में इजीली आ जाएंगे। और थोड़ा भी अपना एफर्ट डालोगे एक्स्ट्रा, थोड़ा भी जो पढ़ाई करोगे ना एक्स्ट्रा, ट्रस्ट में 90% से कम नहीं आएंगे, इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो चलो वो तो LMR सीरीज की बात है। तो रोज सुबह 10 बजे LMR सीरीज आपको वीडियो देखने मिल जाएंगे मैथमेटिक्स का। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वन शॉट रिवीजन वीडियो साइंस 1 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि आप एक चीज जानते होंगे, अगर ध्यान से इमेजिन करने की कोशिश करो, समझ लो ये एक कांच का टुकड़ा है मेरे पास। ये क्या है? ग्लास स्लैब, यानी कि कांच का एक बॉक्स से कांच का टुकड़ा है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, जैसे कि आप एक चीज समझते होंगे कि अगर यहां से मैं एक लाइट को पास करता हूं, ठीक है ना, यहां से मैं एक लाइट को पास करता हूं, तो होता क्या है जनरली कि जब भी मैं लाइट को पास करता हूं तो ये क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। समझ लो इसके अंदर आया और यहां से वो क्या करेगा? एक तरीके से जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही होता है बेसिकली। तो रिफ्लेक्शन एक अलग चीज होता है, यानी कि जैसा आ रहा है वैसे रिफ्लेक्ट हो जाना, परछाई जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल तौर पे। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन यहां पे हम लोग रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे, यहां पे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों रिफ्रैक्शन। तो ये जो रिफ्रैक्शन है ये एग्जैक्टली क्या होता है? तो इसका एक बहुत पुराना और बहुत अच्छा डेफिनेशन है, जो कि ये है कि द लाइट व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम टू अनदर मीडियम, एक अलग मीडियम से एक दूसरे मीडियम में अगर ट्रांसफर होता है कोई भी लाइट, तो वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, जब भी कोई लाइट जो है, जैसे हम लोग एक नॉर्मल कांच में से अगर उसको पास करेंगे तो लाइट जो होती है ना वो आर पार चली जाती है नॉर्मल तरह पे, तो वो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, या फिर वो जाके टकरा के वापस से उसी लाइन में रिटर्न आ जाएगी, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि जब भी कोई लाइट अगर पड़ रही है तो वो उसके अंदर से घुस के दूसरा एंगल क्रिएट कर रही है, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वही टाइप के लाइट्स का जो एमिशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि प्रॉपर डेफिनेशन अगर बोला जाए तो लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट। यानी कि एक जरूरी चीज होना है इसमें कि आपका जो मीडियम होगा वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि हम अगर प्रॉपर तरीके से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका डेफिनेशन अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, जो कि ऑलरेडी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे कि व्हेन एवर अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर वो लाइट ट्रैवल हो रहा है और वहां से लेके वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम तक ट्रैवल करेगा, तो वो क्या होगा? अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। एंड वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसका एक डायग्राम जो है बहुत बेहतरीन, जो कि एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछता है, 1 मार्क्स के लिए पूछा तो सिर्फ डेफिनेशन लिख कर आ जाओ। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होता है ना, एग्जामिनर को जब आप खुश करते हो तो वो आपको मतलब फुल मार्क्स देके आते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो पेपर चेक करने वाला जो होता है, जो इन्विजिलेटर होता है, जो सुपरवाइजर मॉडरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है ना, वो एक इंसान ही होता है, वो टीचर है, उसके पास बहुत सारा साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑलरेडी वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है नॉर्मल तौर पे।
कुछ नए लोग होते, जैसे आप नया नया जब काम करते हो तो आप बहुत ही केयरफुली करते हो यार, एक एक चीज बारीकी से, तो जो नया टीचर रहेगा वो एकदम बारीकी से चेक करेगा। लेकिन जो पुराने मॉडरेटर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली ना एक एक चीज बारीकी से पढ़ते हैं, वो लोग को देखता है कि प्रेजेंटेशन कैसा दिख रहा है, उसने प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है कि नहीं। तो आपको अगर कोई पूछ रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप उसको तो डेफिनेशन में लिख दोगे कि हाँ इट इज ए लाइक ट्रैवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है ना। तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन एक डायग्राम हमारा एक यहां पे समझने में बनाने की कोशिश करता हूं। अगेन सेम समझ लो कि मेरे पास एक ग्लास का टुकड़ा है जिसको ग्लास स्लैब बोलते हैं। अब यहां से मैं एक लाइट को पास कर रहा हूं, समझ लो एक लाइट यहां से सीधा सीधा आया, पास हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि ये जो लाइट था, वो लाइट अगर पास हो रहा है, समझ लो थोड़ा और अंदर की तरफ से मैं बनाता हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां से बनाता हूं, चलो यहां से मैंने बनाया। अब जो लाइट होगा वो यहां से जब आ रहा है तो एक्चुअल में ये ट्रैवल करके सीधा सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या हो रहा है यहां पे कि लाइट जो आ रहा था वहां पे, अब वो हो जाएगा रिफ्रैक्ट। क्यों रिफ्रैक्ट हो जाएगा? क्योंकि ऊपर जो मीडियम है वो क्या है, एक रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हल्का मीडियम है, क्योंकि ऊपर क्या है, हवा है। अभी मैंने कांच का टुकड़ा मेरे हाथ पे रखा होता तो हवा है ना यहाँ पे, तो ये हवा क्या है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, तो ये एक मीडियम हुआ। तो ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। वैसे ही ये कांच का जो टुकड़ा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब बोलते हैं। तो ये जो ग्लास स्लैब है ये कौन सा मीडियम रहेगा, ये डेंसर मीडियम रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल है ना, ये एक मटेरियल से बना हुआ है, तो इसके अंदर लाइट जो है थोड़ा आराम से पास होगा। तो ये क्या है, डेंसर मीडियम है। अब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये होगा क्या कि व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां तक आएगा, अब यहां आने के बाद वो क्या करेगा, जो हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट था वो यहां से क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। अब यहां पे क्या हो गया, वो रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है, यहां तक रिफ्रैक्ट हो गया। मतलब एक्चुअल में इसको कैसे जाना चाहिए था, ये ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाके बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहां से तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, उसके बाद वो यहां पे रिफ्रैक्ट हो गया। अब यहां पे अगर एक सीधा लाइन आप खींचने की कोशिश करो, जिसको हम लोग नॉर्मल लाइन बोलते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन, कुछ नहीं है फिजिक्स में, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो अगर आप एक सीधा लाइन, नॉर्मल लाइन खींचने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का और नॉर्मल के बीच का, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो रे ऑफ लाइट है इसको आई बोलते हैं, दैट इज इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, आई का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे होता है। और वही यहां पे जो ये जो लाइन निकल के आया, ये जो लाइन रहेगा ये क्या रहेगा, आर रहेगा, दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे। आर का मतलब क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टेड, यानी कि रिफ्रैक्शन होने के बाद रे का डायरेक्शन चेंज हो गया। एक्चुअल में उसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्शन की वजह से वो क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। और ये जो एंगल बना रहा है ना नॉर्मल के साथ, ये जो रिफ्रैक्शन वाला जो लाइन है, ये जो एंगल बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर। यानी कि एंगल आर क्या रहेगा यहां पे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, रिफ्रैक्टेड रे एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हो या फिर, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर तरीके से अगर मैं लिखूं यहां पे, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, देखो ध्यान से, इसको मैं लिखूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ में आ रहा है। और वही यहां पे एंगल आई को मैं लिखूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट। समझ में आ गया ये चार चीज। अब आपको इतना समझ में आ गया कि यहां से आई पास होके आ रहा है, ये वाला जो आई है वो यहां से पास होके आया, लेकिन एक्चुअल में सीधा नहीं गया, अब वो टिल्ट हो गया। क्योंकि जब हमने रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल किया, कौन ट्रैवल किया, लाइट ने। एक लाइट का जो किरण आया, लाइट का जो लाइट आया, रे ऑफ लाइट आया, वो रेयर मीडियम से आया, हवा में से आया। अब उसने ग्लास के स्लैब में एंटर किया, तो वो अपना डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब उसके बाद यहां से ग्लास में से अब फिर से वो हवा में निकलेगा, यानी फिर से वो डेंसर मीडियम में कहां निकलेगा, रेयर मीडियम, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली नीचे भी क्या होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह क्या होगा, हवा होगा। तो वो एक रेयर मीडियम है, अब फिर से वो डेंसर से रेयर मीडियम में होगा। तो अब एक्चुअल में जो लाइट इधर जा रहा है, तो एक्चुअल के हिसाब से इधर जाना चाहिए, उसको इसके हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन अब फिर से वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और लाइट जाएगा इस तरफ, ठीक है। और ये नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पे एक सीधा लाइन नॉर्मल जिसको हम लोग बोलते हैं वो ड्रॉ करूंगा, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। और इसको एक बहुत बेहतरीन फिजिकल क्वांटिटी में नाम दिया जाता है, दैट इज एमर्जिंग रे, ठीक है ना। एंगल ई मतलब होता है एमरजेंट या फिर एमर्जिंग रे। अब हो क्या रहा है यहां पे, अगेन मैं फिर से वापस दोहराऊंगा आपको, क्योंकि अगर आपने ये डायग्राम बना दिया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए पूछता है एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऐसा कुछ शॉर्ट नोट अगर पूछता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, तो आपको सबसे पहले तो उसका मतलब समझाना है, जो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब आपको ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, तो समझ लो आपने ग्लास का टुकड़ा लिया, अब उसमें से एक रे ऑफ लाइट यहां पे आ रहा है, तो रे ऑफ लाइट यहां से आ रहा है, तो एक्चुअल में उसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन वो सीधा नहीं गया, वो टिल्ट हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है।
समझ में आ गया, टेढ़ा हो गया। अब एक्चुअल में फिर यहां पे टेढ़ा होने के बाद भी तो उसको यहां से निकलना चाहिए था, लेकिन फिर से वो इस तरफ निकल गया। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि बार बार क्या होता है, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट यानी लाइट का जो है, लाइट जो है जब भी कोई एक रेरर से डेंसर मीडियम में जाए तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, या फिर डेंसर से रेरर में भी आएगा वापस से तो फिर से वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। और यही पूरा फंडामेंटल चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब यही जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसके कई सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे लॉ है, वो क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर सकते हो, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये चीज आपको समझना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, समझ में आ रहा है और कैसा लग रहा है हमारा ये वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करते जाना दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो यार ऑटोमेटिकली मोटिवेशन अपने आप आ जाता है दोस्तों। ठीक है ना, प्रॉपर अच्छा कमेंट, क्योंकि आप जानते हो और देख सकते हो हमारे वीडियो सेक्शन में एक बार घुस के देख लेना कि हम रोज आपके लिए कितने वीडियोस अपलोड करते हैं और कितने इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा और प्यार दो। प्यार तो वैसे आप लोग देते ही हो, लेकिन थोड़ा सा और एनर्जी की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अगर आप थोड़ा ज्यादा प्यार दिखाओगे तो हमारे अंदर से एनर्जी भी जो है ना वो और ज्यादा निकलेगी और आपके लिए और भी ज्यादा कॉन्टेंट्स हम डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ना एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछता है, जो कि अक्सर मैंने देखा है, जो कि है रिफ्रैक्शन के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पूछता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन का क्या लॉ है, नियम कानून कुछ तो होता होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि यहां पे जो भी एक प्रॉपर तरीके से डायग्राम फिर से अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, जो भी हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, प्रॉपर तरीके से रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद जाके यहां से फिर से वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है। ये होता है आपका आई। ठीक है, यहां पे जो ये चीज बन रहा है और ये वाला जो पार्ट है ये आपका एंगल्स होते हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले। ठीक है, तो यहां पे ये होता है एंगल आई। ठीक है, यहां पे होता है आर, इस हिसाब से होता है। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बताऊं कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कभी भी एक चीज नोटिस करोगे ना, तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर यहां पे आया तो एक्चुअल में जाना चाहिए था इधर, लेकिन वो फिर से रिफ्रैक्ट होकर इधर आ गया, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट ही है दोनों, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है, तो ये इसका पहला लॉ है। क्या मैं बोलूंगा, अपोजिट होते हैं। एंगल आई जो होता है, एंगल इंसिडेंट जो होता है, या फिर मैं इसको सिंपली ऐसा लिखूं, एंगल आई अपोजिट, ऑलवेज अपोजिट टू एंगल आर। ऐसा मैं लिख सकता हूं, एंगल आई जो होता है वो एंगल आर से हमेशा से क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, और हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों कि नॉर्मल के भी अपोजिट साइड में होते हैं, यानी कि ये नॉर्मल जो है, ठीक है ना, ऑफ नॉर्मल, जो नॉर्मल का लाइन होता है ना उसके अपोजिट साइड में रहेंगे। यानी कि ये जो नॉर्मल का लाइन है आप देख पा रहे हो, इसके लेफ्ट की तरफ आई आपको दिख रहा है और इसके नीचे की तरफ राइट की तरफ आप देखोगे तो आर दिख रहा है। तो इससे क्या पता चला कि एंगल एंड आई आर जो होता है, एंगल आई एंड एंगल आर जो है वो अपोजिट तो है, लेकिन किसके अपोजिट है, नॉर्मल के एक दूसरे के अपोजिट है। ये होता है हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया। देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए हमेशा मैंने देखा है पूछता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख भी देता हूं, अगर आपको चाहिए तो यहां पे लिख देता हूं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी डाला होगा ये चीज, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज यहां पे अगर मैं बात करूं कि जितने भी चीज होती है, चाहे मैं एंगल आई की बात कर लूं, एंगल आर की बात कर लूं, या फिर मैं नॉर्मल की बात करूं, ये सब के सब क्या होते हैं, सेम प्लेन के अंदर होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर है। कौन सा प्लेन, तो वाला प्लेन नहीं, ठीक है, प्लेन मतलब एक ही प्लेन में है ना, कोई 3D में इमेजिन नहीं कर सकता मैं इसको। ये इधर से लाइन आ रहा है, मतलब लाइट, इधर से लाइट आया, इधर से रिफ्रैक्ट हो गया, फिर से इधर से चला गया, तो ये एक ही प्लेन में है। ये कहीं आर पार होके 3D में उधर नहीं चला गया। ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है ये इसी के अंदर दिख रहा है ना आपको, नहीं तो एक्चुअल में ये पूरा 3D करके उसके अपोजिट के साइड चला गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन लाइट है, या फिर नॉर्मल प्लेन हो, ये हर एक चीज एक ही प्लेन में आ जाता है। तो ये था पूरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सबसे पहला, जिसमें आप 2 से 3 बता सकते हो, ठीक है ना, ये समझ लो सेकंड था आपका, और भी आप बता सकते हो अगर आप चाहोगे। तो एक और मैं तीसरा बता देता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, कि हमेशा एक चीज याद रखना है दोस्तों, आपको क्या याद रखना है कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है ना, और एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन होता है ना, उसका अगर हम लोग एक प्रॉपर रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे तो एक फॉर्मूला बनता है हमारा जो कि साइन आई बाय साइन आर होता है और इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर हम साइन कंपोनेंट ले ले, आपको पता है ना साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, तो साइन ऑफ आई ले लूं मैं और साइन ऑफ आर ले लूं, ये दोनों को आपस में डिवाइड कर लूं या फिर मैं रेशियो ले लूं, तो उसका वैल्यू कितना आता है, कांस्टेंट आता है, जो कि n के बराबर होता है। n इज नथिंग बट द कांस्टेंट। और ये चीज को कहा जाता है दोस्तों स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं ये चीज को? स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ना आपको ये नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको कभी कभी ऐसा पूछेगा कि एक्सप्लेन द स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ इज नथिंग बट द साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी जो गिवन पेयर ऑफ मीडिया होता है, तो एक हवा होगा, ऊपर का जो क्या है ये हवा है और ये बीच में क्या है, कांच है। तो एयर का और ग्लास का अगर मैं रेशियो साइन आई टू साइन आर निकालूंगा तो वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसमें आप एक चीज जानते हो कि आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ये चीज आपको पता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ओके, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों तीनों टाइप के रिफ्रैक्शन के लॉ हमने बता दिए। अब इसके बाद एक और बेहतरीन टॉपिक है जो कि है दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये वर्ड तो बहुत बार आपने सुना होगा क्योंकि ये चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, इसमें कुछ आए चाहे नहीं आए एक पक्का टॉपिक तो आता ही है जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछता है। वो न्यूमेरिकल्स मैंने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में बनाया हुआ है, फॉर्मूलेस वाले वीडियो में भी उसका फॉर्मूला बताया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर लेना। वीडियो स्क्रॉल कर लो, हमारा वीडियो सेक्शन में घुसो यार, कितने सारे वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे। आप लोग स्क्रॉल नहीं करते हो यार, बहुत मतलब मेरे को बहुत दुख भी होता है यार, आप लोग प्यार नहीं दिखाते हो। हम आपके लिए रोज मतलब इतने सारे वीडियोस हमने बना के रखे हुए, लेकिन वो वीडियो कभी भी रीच नहीं हुआ। क्यों नहीं रीच हुआ यार? आप लोग प्यार नहीं दे रहे हो। तो आप जाके देखो यार, प्यार जरूर दो यार, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है? चलो आ जाते हैं हम लोग वापस से हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। इसको मैं मिटा दूं, चलो इसको हम लोग रफ करते हैं फटाफट से। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम रहेगा दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? चलो ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेडिंग डाल देते हैं फटाफट से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, ये एक पर्टिकुलर ऐसा टाइप का इंडेक्स है जो कि नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि अगर हम कोई भी, ठीक है ना, एक मीडियम जो होता है, मतलब आप जानते हो कि यार हमने वो ग्लास का एग्जांपल लिया, तो एक मीडियम क्या था, रेरर मीडियम था, दूसरा मीडियम था डेंसर मीडियम। यानी कि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि कहीं पे भी लाइट अगर पास हो रहा है तो वो दो मीडियम के बीच में से पास हो सकता है तीन मीडियम भी हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं एक से दो में पास होना ही होना है। दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ट्रैवलिंग फ्रॉम द एयर टू ग्लास या फिर ग्लास टू एयर। ये आपने देख लिया, समझ में आ गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यही सब चीजें हमें बताता है कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है वो हमेशा चेंज होता है व्हेनेवर इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम। मतलब एक मीडियम से अगर कोई दूसरे मीडियम यानी अनादर मीडियम में अगर वो ट्रैवल करेगा तो हमेशा जो लाइट का डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा। ये अभी हमने सीखा, इसके पहले के टॉपिक में हमने सीखा, पहले टॉपिक में हमने सीखा, क्या सीखा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, कोई रे ऑफ लाइट समझ लो ये लाइट का एक रे है, वो आ रहा है, लेकिन अभी उसके सामने कोई दूसरा मीडियम आ गया, हवा में से आ रहा था लेकिन उसके सामने ग्लास आ गया, तो ग्लास में आने के बाद वो सीधा वही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। इसी को तो रिफ्रैक्शन कहते हैं ना, जो हमने सीखा। तो एक चीज हमें पता है कि जब भी कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है रे ऑफ लाइट, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, लाइट का चेंज होगा, यह हमें पता है। और इसी से रिलेटेड है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और जो पूरा का पूरा जो वैल्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दोस्तों, वो हर जगह डिफरेंट होता है। यानी कि इट इज वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया। हर जगह के लिए क्या रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हर एक मटेरियल अलग अलग टाइप के मटेरियल से बना हुआ है। मतलब जितने भी मीडियम होते हैं ना, वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। अभी हवा है तो ये एक अलग मीडियम है, ग्लास है तो ये एक अलग मीडियम है, वैक्यूम है तो ये एक अलग मीडियम है। तो इसका मतलब क्या है कि हर डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, उसके वैल्यूज होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली अकॉर्डिंगली क्या हो जाएंगे, चेंज होते रहेंगे। एंड यही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ सब्सटेंस के ऊपर हम लोग अगर निकालेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन शॉर्ट में अगर बात करूं कि अगर हम लोग किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं निकालना चाहूंगा, तो अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी ना किसी के वजह से, यानी कि
जो आपका लाइट जो होता है उसके मीडियम 1 से लेके, ठीक है ना, चाहे मैं इसकी स्पीड की बात करूं, ठीक है, वेलोसिटी जो मीडियम 1 में रहे और वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 2 में रहे, तो इसका जो रेशियो आएगा दैट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि इन शॉर्ट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, कोई भी मीडियम हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अगर उससे निकाला जाएगा तो वही चीज को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मीडियम का निकाल रहे हैं और उसमें से जो पहला जो एक मीडियम रहेगा उसको हमने अगर वैक्यूम मान लिया, जो पहला मीडियम है उसको अगर हमने वैक्यूम मान लिया, तो वो जो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा वो क्या रहेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। तो कोई ये फर्क है एक नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और एक दूसरे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। क्या फर्क है, क्या फर्क पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है, लाइट में लिखना भूल गया, यहां पे आप लिख लेना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, पहला कंडीशन है, दैट इज नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर मुझे कोई पूछता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो आप क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम 2। और ये आपको न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है और हमने आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया हुआ है इस चैप्टर का। तो प्लीज जाइए हमारे न्यूमेरिकल वीडियो, खाली टाइप कर लेना कि 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बाय जेआर ट्यूटोरियल, आपको मिल जाएगा यार, देख लो वीडियो, स्क्रॉल कर लेना थोड़ा, आपको देखने मिल जाएंगे हमारे वीडियोस। समझ में आ रहा है, जाके अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है, एक बार जाके जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1। और एक्चुअल में हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से भी लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली इसको लिखा जाता है v1 अपॉन v2। v1 क्या रहेगा, दैट इज मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2, ठीक है, v1 अपॉन v2 हो जाएगा। वही अगर मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं एक मीडियम को वैक्यूम मान रहा हूं, ठीक है, एक मीडियम को मैं क्या करूंगा, वैक्यूम मान लूंगा, और दूसरे मीडियम को मैं क्या मान लूंगा, कोई नॉर्मल मीडियम मान लूंगा। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं और उसी चीज को कहा जाता है दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान लगा के देखना, ठीक है। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूं क्योंकि मैं न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं, ठीक है। चलो मिटा दूं, चलो देखो ध्यान से देखते रहना बच्चे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो ध्यान बिल्कुल नहीं हटाना है आपका, कंटिन्यूअस अगर आप इसको वॉचिंग कर लेते हो दोस्तों तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हम एक्चुअल में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज मीडियम 1 का वेलोसिटी, मीडियम 2 का वेलोसिटी। समझ लो हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको बोला है कि जो वेलोसिटी है लाइट की, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है दोस्तों, यहां पे वो दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸8, ठीक है, 1.5 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता है यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कोई एक मीडियम में दिया हुआ है, समझ लो वेलोसिटी ऑफ लाइट कोई भी मीडियम है उसमें दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे बोला है कि जैसे ही वो वेलोसिटी जो सेकंड मीडियम में घुस रहा है, मतलब ये तो पहला मीडियम था, मीडियम 1 समझ लो इसको। अब वो जो लाइट होगा एक मीडियम से लेके दूसरे मीडियम में घुस रहा है, तो दूसरे मीडियम में वो जब लाइट घुस रहा है तो उस चीज का वेलोसिटी है दोस्तों 0.75 इंटू 10⁸8। यानी कि अगेन जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है दोस्तों, वहां पे किसका, इन मीडियम 2, यानी कि जो दूसरा मीडियम है, पहले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट 1.5 थी, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, क्या है 0.75 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। यहां पे इस प्रकार से चीजें दी हुई है, ठीक है ना। अब यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें क्वेश्चन पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाओ। मैं बोलूंगा ठीक है चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकाल के दिखाना है। अभी अभी हमने सीखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। डाल दो वैल्यू तो क्या हो जाएगा, v1 कितना है देखो 1.5 इंटू 10⁸8, नीचे v2 का वैल्यू कितना है 0.75 इंटू 10⁸8, ठीक है ना। अब यहां पे मुझे पता है ऊपर 10⁸8 है, नीचे 10⁸8 कट गया, 1.5 को 0.75 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो करके देख लेना,
1.5 को 0.75 से डिवाइड कर लेना तो 2 आएगा। आंसर इज 2, यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना आया? 2 आया। कितना सिंपल था, 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल पूछेगा, एग्जाम में लिखोगे, एकदम फाड़ के आओगे पेपर को, मजा आ जाएगा लिखने में, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको साइंस में। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? तो बहुत ईजी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया आपको, एक न्यूमेरिकल छोटा सा वो भी बता दिया ऑलरेडी मैंने। एक और इसके पहले का भी एक न्यूमेरिकल है एब्सोल्यूट वाला, वो भी मैंने कराया हुआ है, हमारे न्यूमेरिकल वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना जाके, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक। ओके, अब यहां पे एक और चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो अगला टॉपिक है इसी के रिलेटेड जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, कि हमारे पास समझ लो 3 कंडीशन दिए हुए हैं। ठीक है ना, मैं बताता हूं। ठीक है, पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं आप वीडियो को पॉज करके, अगर आपको कोई चीज जरूरी लगेगा तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट खींचते जाना, क्योंकि मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 शॉट वीडियो है और मैं नहीं चाहता आपको बाकी के जैसा 3-3 4-4 घंटा लाइव सेशन लो, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कीमती है। आप लोग के लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ यूट्यूब पे पड़े रहोगे और 3-3 4-4 घंटे का लाइव सेशन देखोगे तो काम नहीं चलने वाला, ये चीज आप समझ के ले लो। अभी आपके पास बहुत क्रिटिकल टाइम बचा है, मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा अगर आप देख रहे हो तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन उसके अलावा आपको सिर्फ अपने बुक्स के सामने बैठना है, आपको उसको पढ़ाई करना है, याद करना है, उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज को समझो, बहुत ही बारीक चीज होती है, एक फाइन लाइन होती है। ठीक है ना, तो आपको जो चीज मैं बता रहा हूं अगर आप ध्यान से समझ लोगे, खुद ही एनालाइज करना। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, खुद ही एनालाइज करना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपका टाइम बहुत है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को समझो। ठीक है, अब इसको वापस से एक चीज मैं बता रहा हूं, समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अब यहां पे समझ लो कि हमारे पास 3 कंडीशन है। कौन कौन से 3 कंडीशन अगर मैं बताऊं, समझ लो जैसे कि हमने इसके पहले का जो टॉपिक पढ़ा, अभी क्या पढ़ा टॉपिक इसके पहले का, कि हमारे पास समझ लो कि 3 टाइप के ग्लास है। 3 टाइप के लिए मतलब समझ लो 3 कंडीशन दिए हुए हैं। ठीक है, 3 कंडीशन दिए हुए हैं। ये ग्लास हमारा ग्लास 1, ग्लास 2, ग्लास 3। ठीक है ना, थोड़ा इसको छोटा बना दिया क्या मैंने, चलो बड़ा बना देता हूं, ये हो गया। ये 3 टाइप के कंडीशन है हमारे पास। तो अभी अभी आपको याद होगा कि हमने जितने भी डायग्राम्स बनाए उसमें हमने ऐसा दिखाया आपको। ठीक है ना, हमने ऐसा दिखाया, और हमें एक पता है यहां पे नॉर्मल होता है, और एक्चुअल में ये जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ये एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होता है इस प्रकार से। तो कभी आपने सोचा है कि सर ये जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, तो ये जो लाइट है वो इधर ही रिफ्रैक्ट क्यों हो रहा है, इधर क्यों नहीं रिफ्रैक्ट हो रहा है? अच्छा सवाल है कि नहीं? अच्छा सवाल है कि नहीं? और यही सवाल आप लोग को मैं जवाब देने के लिए ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं। क्या टॉपिक है दोस्तों, कि यहां पे 3 टोटल कंडीशन है। ठीक है, यहां पे 3 कंडीशन ये है। एक चीज तो आप समझते हो कि ये ऊपर हवा है, तो वो क्या है, रेयर मीडियम है। ठीक है, ये ग्लास जो है ये क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, ग्लास जो है वो क्या है, डेंसर मीडियम है, और नीचे फिर से हवा होगा, यानी कि फिर से क्या आ जाएगा, रेयर मीडियम आ जाएगा। ये तो आपको मैंने बहुत बार बता दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। अब यहां से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है, तो मुझे बताओ कहां से आ रही है, रेयर मीडियम से आ रही है। अब रेयर मीडियम से जब लाइट आएगी और किसके अंदर घुसेगी, एक डेंसर मीडियम में घुसेगी, तो हमेशा याद रखना कि जो लाइट होगा वो बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये चीज समझो, अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ नहीं है आपके सामने, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। 10वीं में पढ़ रहे हो, 11वीं पढ़ोगे, 12वीं पढ़ोगे, फिजिक्स में अगर बीएससी की करोगे तो और मजा आएगा आपको पढ़ने में। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ट्रस्ट मी, इट इज जस्ट नथिंग बट द बेसिक चीज। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरा एक रे ऑफ लाइट यहां से आया, ठीक है, रे ऑफ लाइट यहां से आ रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है, ये एक डेंसर मीडियम से आ रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, रेयर मीडियम है। ठीक है ना, देखने में मिस्टेक हो गया, ये क्या है, एक रेयर मीडियम से आ रहा है। ये जो लाइट आ रही है ये कहां से आ रही है, एक रेयर मीडियम से आ रही है, और वो कहां घुस रही है, ये ग्लास में घुस रही है। तो ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। यानी व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, तो उसमें जो रिफ्रैक्शन होगा, वो रिफ्रैक्शन का जो लाइट होगा, ये वाला जो लाइट होगा, वो कहां जाएगा, बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि नॉर्मल का लाइन ये है, तो समझ लो आपका ये क्या है, ये लाइट है रिफ्रैक्शन वाला, और ये मेरा हाथ जो दिख रहा है सीधा, ये नॉर्मल है। तो एक्चुअल में ये जो लाइट है वो इस तरफ बेंड होगा, इस तरफ, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल का लाइन ये है ना, इसीलिए वो इस तरफ बेंड हुआ है, ना कि उस तरफ गया हुआ है। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये जो लाइन दिखाया ना मैंने, ये लाइन इधर बना होता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रेयर से डेंसर में ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज ये है कि अब यही लाइट है, समझ लो इसके अंदर वाली, ठीक है ना, इसके अंदर वाली यही लाइट है, ये इसको उठा लिया मैंने, इसको उठा लिया, ये लाइट है। तो ये लाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अब यहां पे रिफ्रैक्ट हो रहा है। ये हो गया आपके लिए इंसिडेंट, अब ये इंसिडेंट हो गया, और ये हो गया रिफ्रैक्शन वाला लाइट। ठीक है, तो एक्चुअल में ये नॉर्मल है मेरा देखो मेरा गला चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया। ठीक है, और इतने सारे रोज मैं 5-5, 6-6 वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं अकेले के दम पे, तो ये चीज आप प्लीज अप्रिशिएट करना। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मल्टी टैलेंट होता है दोस्तों, तो प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट करो। ठीक है ना,
मैंने आपके लिए पूरा एसएसटी कंप्लीट किया है, मैंने आपके लिए पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट किया है, मैंने आपके लिए अकेला साइंस 1 साइंस 2 कंप्लीट किया है, मैंने आपके लिए अकेले इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीट किया है। देयर आर नो वन, ठीक है। तो अकेले दम पे संभाल रहा हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ की कदर करो दोस्तों, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। ऐसे आपने बहुत प्यार दिया है, सपोर्ट बहुत किया, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा और दोस्तों, थोड़ा सा और टॉप पे ले जाना है, बहुत अच्छा काम करना है, महाराष्ट्र लेवल पे जाना है दोस्तों। पूरा महाराष्ट्र के जितने भी गरीब से गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाएंगे यार, किसी और से नहीं पढ़ पाएंगे, किसी ट्यूशन्स में पैसे देके, तो यार यहाँ से वो सीख के जाएंगे। बस यही मेरा मकसद है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो क्या बता रहा हूँ मैं, तो ये नॉर्मल का लाइन है। तो यहाँ पे हमने जो सीखा कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे जब ये अंदर से लाइट आ रहा है, तो अंदर से आ रहा है मतलब कहां से आ रहा है, डेंसर मीडियम से आ रहा है। तो वेन एवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, फिर से हवा में आ गया ना, तो रेयर मीडियम में आ गया। तो अब यहां पे वो डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो डेंसर से रेयर में जब जाता है ना, तो ये नॉर्मल के अवे जा रहा है, देखो दूर जा रहा है, दूर चला गया। ये करीब आया था नॉर्मल के, ये नॉर्मल का लाइन है तो इसके करीब है, ये नॉर्मल के लाइन से दूर जा रहा है। यानी कि जब ऐसा होता है तो लाइट जो होता है वो बेंड होता है, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको समझ लो बस, और कुछ फंडा ही नहीं है इसका, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। समझ में आ गया। तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसमें एक लास्ट कंडीशन जो है, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो सीधा सीधा आता है, सीधा सीधा अगर आता है, तो इसमें क्या होता है ना, नॉर्मली इसमें ना वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, इसीलिए इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, ठीक है ना। वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, इसके अंदर ही रह जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर आ गया, क्योंकि वो सीधा ही सीधा आ गया, नॉर्मल आ गया, नॉर्मल के लाइन पे ही आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो वो अपना रिफ्रैक्शन नहीं करेगा, वो सीधा सीधा ट्रैवल कर लेगा जाके, ठीक है। ये तो टोटल 3 कंडीशन है, ये आप समझ लो, ठीक है। ये खासकर ये स्टार्टिंग की 2 कंडीशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंडीशंस अगर आपको पूछता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी कभी कभी पूछता है कि व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो लाइट कहां बेंड होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाता है, सेकंड कंडीशन, डेंसर से रेयर में गया तो अब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, समझ में आ गया। और जब परपेंडिकुलर खुद आ जाता है, नॉर्मल खुद आ जाए, तो वो रिफ्रैक्ट ही नहीं होता है, सीधा सीधा चला जाता है। समझ में आ गया। चलो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और आप इसको समझ भी गए होंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि अब हम आपको लेके चलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बचपन क्या, आप लोगों को तो बचपन ही चल रहा है, ठीक है ना। हमारे वो दिन चले गए, हमारे जवानी के दिन चल रहे हैं ठीक है ना। तो आप लोगों का तो बचपन चल रहा है, तो आपने बचपन में, या फिर मैंने भी बचपन में, हम जब छत के ऊपर जाते हैं, टेरेस पे जाते हैं दोस्तों, रात के समय खासकर, तो उसमें वहां पे ना हमें सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। सितारे मतलब तारा, स्टार्स बोलते हैं ना, स्टार्स, एंजल स्टार्स। तो वो स्टार्स हमें चमकते हुए नजर आ रहे हैं। कभी सोचा है आपने कि वो स्टार चमकते क्यों हैं, ठीक है। जिसको हम लोग प्रॉपर तरीके से ना अगर मैं बात करूं, तो उसको हम लोग एक लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं ट्विंकलिंग। तो वही टॉपिक है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ये एग्जैक्टली क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मतलब स्टार्स जो है उसका चमकना, कैसे चमकता है, ये हम लोग थोड़ा सा यहां पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है यहां पे कि जो स्टार्स होते हैं, सबसे पहली बात तो ये क्या है, सेल्फ ल्यूमिनस है। स्टार्स जो होते हैं वो क्या होता है, सेल्फ ल्यूमिनस, मतलब खुद से ही रोशनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये बहुत दूर होते हैं, हमारे अर्थ से काफी ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे करीब नहीं होते। बाकी प्लैनेट जैसे नहीं है ये, जैसे प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स वो हमारे करीब ही होते हैं। करीब मतलब कितना करीब, 1-1.5 लाख किलोमीटर दूर, करीब है ना तो चलो फिर भी वो करीब है। लेकिन ये स्टार्स जो होते हैं ना, वो उससे भी दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं कि मतलब पूछो ही मत। लेकिन फिर भी वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो सेल्फ ल्यूमिनस है, मतलब खुद की लाइट वो खुद जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो भले ही लार्ज डिस्टेंस पे है, लेकिन उनकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि हमें वो दूर से भी दिखाई दे जाता है। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो स्टार्स होंगे उसको हम लोग क्या मानते हैं, एज ए पॉइंट सोर्स मानते हैं। क्योंकि वो जब हमें दूर से दिखाई देता है तो एक पॉइंट जैसा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? जो भी कोई इंसान अगर है, समझ लो, तो अगर वो इंसान, ठीक है ना, उसको देख रहा होगा, तो वो जो स्टार यहां पे होगा तो वो उसको एक पॉइंट जैसा नजर आएगा। ये अगर उसको देख रहा है यहां से, ठीक है, तो वो उसको एक पॉइंट जैसा नजर आएगा। जैसे हम देखते हैं तो हमें एक पॉइंट, बिंदु जैसा दिखता है, भले चमकता है, चमकता क्यों है वो बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो वो एक पॉइंट सोर्स के जैसा नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही क्या होता है कि ना, हवा का जो डेंसिटी होता है, जैसे आप जानते हो कि हमारे हवा जो होता है, हवा, वातावरण, हवा जो होता है, उसका जो डेंसिटी जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंगली,
ठीक है ना, किसका डेंसिटी, एयर का डेंसिटी। एयर का डेंसिटी क्या होता है, चेंज होता है, एंड ये बहुत ही आम बात है, डेंसिटी चेंज होना है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जिसके वजह से वो जो है वो चेंज होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जैसे ही हवा का जो डेंसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। अगर हवा का जो डेंसिटी है अगर इंक्रीज होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज होने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वो इंक्रीज होने लगता है तो स्टार का जो लाइट है वो ट्रैवल करता है। पहली बात तो वो खुद का लाइट है, वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, तो वो भी ट्रैवल करेगा। मुझे बताओ, वो हवा है ना, हवा में से ट्रैवल करता है पृथ्वी के ऊपर, तो हवा क्या है मेरे लिए, एक रेरर मीडियम है, और मेरे लिए जो अर्थ है, पृथ्वी जो है वो एक डेंसर मीडियम है। तो हम क्या बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि हमारा जो रे ऑफ लाइट, जो स्टार का जो लाइट है वो ट्रैवल करता है रेरर मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम तक, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज होते जा रहा है। एंड जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर जो होता है ना, एक चीज आप समझ के ले लो कि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है, तो हमेशा हम एक चीज समझते हैं कि जो लाइट होता है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। ये अभी अभी हमने सीखा ना, तभी तो सिखाया आपको। तो हमारा जो लाइट होता है वो नॉर्मल जो होगा उसके टुवर्ड्स बेंड होने लगता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर तरीके से जो लाइट होगा, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से जो लाइट होगा वो हमें स्टार अगर यहां है तो हमें वो कहीं और दिखाई देने लगता है। मतलब एक्चुअल में स्टार का जो पोजीशन जो हम देख पाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो स्टार वहां पे नहीं होता है, वो जस्ट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से, लाइट जो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है उसके वजह से, वो चेंज होने की वजह से वहां पे वो दिखाई देता है। और यही जो एपेरेंट पोजीशन है स्टार का जो एपेरेंट पोजीशन है वो चेंज होता रहता है। स्टार का जो अपरेंट पोजीशन है वो चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका जो हवा का डेंसिटी है वो भी चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे हवा का डेंसिटी चेंज होता रहेगा, एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस आता रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। एंड ऐसा जब होगा तो हवा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब वो लाइट जा रहा था तो वो नॉर्मल पे बेंड होता रहेगा। वो कितना बेंड होगा वो डिपेंड करेगा उसके डेंसिटी के ऊपर। तो इसीलिए हमें जो लाइट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग होते हुए दिखाई देती है, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं ट्विंकलिंग, यानी चमकना। बार बार ट्विंकल ट्विंकल होता है ना वो, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग बोलते हैं। एंड ये सब चीज एटमॉस्फेरिक एयर के ऊपर भी डिपेंड करता है, हवा का जो तापमान यानी टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और ऐसे कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट नोट पूछता है, इसको आप लिख सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ, क्योंकि आप जानते हो कि ये हमारा वन शॉट वीडियो है, रुकेगा नहीं। ठीक है, हम रुकेगा नहीं, वो डायलॉग है ना पुष्पा का, ठीक है, रुकेगा नहीं, आज रुकना नहीं अपने को। चलो, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमने पढ़ लिया। अब एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, चलो। हो गया, चलो हेडिंग डाल देते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये चीज, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो लाइट, ये चीज आप जानते हो, हम जब लाइट को देखते हैं तो हमें वो जो लाइट है ना उसको हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं नॉर्मल तौर पे। पर एक चीज अगर मैं बताऊं कि अगर वही एक व्हाइट लाइट को मैं एक प्रिज्म से पास करूं, प्रिज्म मतलब क्या होता है, एक 3D ट्रायंगुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है, कांच से बना हुआ, ग्लास जो होता है ना, कांच से बना हुआ 3D क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल के शेप में 3D में रहता है। लेकिन इमेजिन कर लो, आपके फिजिक्स में प्रैक्टिकल हुए रहेंगे, 10th स्टैंडर्ड का जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल का पार्ट होता है उसमें आपको बताया होगा। तो अगर मैं एक लाइट को यहां से पास करूं, समझ लो ये एक लाइट है, व्हाइट लाइट जो नॉर्मल लाइट होता है, उसको मैं पास करूं तो ये जब इसमें से पास होगा, यानी कि जो मेरा प्रिज्म होगा तो उसमें से जब वो पास होगा ना, तो एक्चुअल में ये व्हाइट लाइट जो है ना ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। ये एक्चुअल में किसमें, 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसका नाम क्या रहेगा, VIBGYO, और एक और बच गया क्या, 3, हाँ एक और बच गया ना, VIB विब आर, विबग्योर। ठीक है, VIB
GYOR। अब ये विबग्योर है क्या? पहली बात तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी बता दूं कि अगर कोई भी व्हाइट लाइट एक प्रिज्म में से पास होता है, ठीक है, तो आपको ना उसके ना सातों कलर नजर आते हैं, जो इंद्रधनुष के कलर होते हैं ना। क्या होता है, इसको याद रखने का तरीका है, कोई आपको पूछेगा ना कि 7 कलर कौन से होते हैं, तो ये आपको याद रखना है विबग्योर। एक्चुअल में इसको ऐसे लिखते हैं VIBGYOR, लेकिन उसका पैटर्न कैसा होता है कि सबसे नीचे जो होता है वो वायलेट होता है, उसके ऊपर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपको याद कैसे करना है विबग्योर, कि आपको कोई पूछता है कि व्हाट आर द कलर्स इन अ व्हाइट लाइट, 7 कलर्स कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, विबग्योर होता है, विबग्योर। शॉर्टकट तरीका है इसको याद रखने का, विबग्योर। क्या? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। वायलेट नीचे होता है, रेड ऊपर होता है, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, ये तो आपको समझा दिया कि 7 कलर कौन से होते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल तौर पे अगर मैं देखा जाए तो ये जो कलर्स होते हैं, ये जो कलर्स होते हैं ना, ये हर एक का एक अपना अपना क्या होता है, वेवलेंथ होता है। क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि ये जो कलर्स निकल रहे हैं, ये कलर नहीं है, ये एक्चुअली लाइट है, और हर लाइट का एक प्रॉपर वेवलेंथ होता है, और वो वेवलेंथ डिपेंड करता है कलर टू कलर, वैरी करता है कलर टू कलर। अगर मैं प्रॉपर तरीके से बात करूं तो वेवलेंथ इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ द रेडिएशन, क्योंकि हमारे पृथ्वी सॉरी सन से जो लाइट निकलती है, इट इज नथिंग बट द रेडिएशन ना। रेडिएशन क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जो लाइट निकल रही है वो क्या है, वेवलेंथ इज नथिंग बट एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन है। अब यहां पे हम उसको बताने की कोशिश करें तो यहां पे जो आईज जो होती है, हमारी जो आंखें होती है ना, वो हर लाइट को देखने के लिए ना एक प्रॉपर मतलब एक वेवलेंथ होता है, प्रॉपर एक वेवलेंथ होता है उसको देखने के लिए, और वही चीज हमें यहां पे बताता है कि हम जो कलर्स होते हैं ना उसके भी अलग अलग वेवलेंथ पे होते हैं जो हमें देख पाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमारी जो आंखें होती है ना, वो सेंसिटिव होती है लगभग 400 मिलीमीटर से लेके 700 मिलीमीटर तक के रेंज में। यानी कि अगर कोई भी लाइट का वेवलेंथ 400 mm से मिलीमीटर से 700 मिलीमीटर के बीच में है, तो ही उस लाइट को हम देख पाएंगे, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी ऐसी लाइट्स होती है जो हम कभी देख नहीं पाते हैं, इनविजिबल होती है, जैसे रेडिएशन की लाइट्स होती है, एक्स रेज होते हैं, गामा रेज होते हैं, वो हम देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है ना। अब यहां पे 400 mm से 700 mm की बात करें तो इस प्रकार की अगर उसकी वेवलेंथ है तो हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव है कि हम उसको देख पाएंगे, उस लाइट को हम लोग प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। तो अगर हम बात करें यहां पे कि जो रेड लाइट होती है ना, रेड लाइट, लाल लाइट होती है, वो सबसे ज्यादा हमें दिखाई देती है, क्योंकि कहीं पे भी लाल दिख जाएगा तो हम तुरंत, हमारी आंखें उसको ढूंढ निकालती है। क्यों निकालती है? क्योंकि हमारी आंखें जो देखती है उसका वेवलेंथ अगर हमारे आंखों को सूट करता है तो वो सबसे पहले नजर आता है। और क्योंकि रेड जो कलर है ना उसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, और रेड कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ का कारण यह है क्योंकि वो होता है 700 मिलीमीटर का। तो 700 mm का वेवलेंथ है, मतलब हमारी आंखों का सबसे ज्यादा वाला वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वाला वेवलेंथ माने 700 mm का कोई भी वेवलेंथ का दिख गया हमें तो फटक से कैच कर लेगा हमारी आंखें और उसको देख लेगी। तो इसीलिए लाल कलर हमें सबसे पहले नजर आता है, क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ होता है, रेड कलर के लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और वही सबसे कम किसका होता है, नीचे वाले पार्ट का, जो कि है वायलेट, ठीक है। तो वायलेट का होता है 400, और बाकी उसके रेंज में आ जाएंगे, तो 400 से 700 के बीच में। समझ में आ गया? तो इसीलिए वायलेट नीचे होता है सबसे, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो वायलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड का सबसे ज्यादा होता है 700। इसीलिए जब आप एक इंद्रधनुष देखोगे, रेनबो देखते हो ना, रेनबो 7 कलर्स होते हैं इसमें, रेनबो में देखा होगा आपने 7 कलर होते हैं। तो सबसे पहले वी रहेगा, मतलब वायलेट रहेगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इस प्रकार से रहेगा। और सबसे आखिरी में जो आपको दिखेगा, सबसे ऊपर देखना, ऊपर की तरफ का जो दिखेगा वो रेड रहेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लीन दिखाई देता है आपको। ये चीज आजमा के देख लेना, बारिश का सीजन तो अभी टाइम है, तो जब भी बारिश का सीजन आता है रेनबो जरूर आता है, तो देख लेना जाके, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। यानी कि जो लाइट यहां से आ रही थी, ये जो व्हाइट लाइट जो है, ये जो व्हाइट लाइट जो आ रही थी दोस्तों, व्हाइट लाइट बोल लो या फिर सनलाइट बोल लो, जो भी बोलना है आपको बोल लो। तो जो व्हाइट लाइट या फिर सनलाइट जो आ रही थी, अब उसमें से, वो एक ही लाइट में से अगर आपने कलर्स को डिस्पर्स कर दिया, कलर्स को छाट दिया, तो उस टाइप के फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी कि द कलर्स आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल कलर, ठीक है, समझ में आ गया। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इसी चीज को करवाने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, जो ट्रायंगुलर 3D जो शेप का ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है, करके दिखाए होंगे। अगर आपको करना है, मैं एग्जांपल तो स्केल होता है ना, स्केल, व्हाइट कलर का स्केल, जो लाइन खींचते हो आप लोग, स्केल, रूरल क्या बोलते हैं यार, देखो मुंह से निकल नहीं रहा है, रूलर जो होता है, रूलर, उसको ना लाइट के सामने ना ऐसे रखना। आपके घर में बल्ब होगा ना, बल्ब, ट्यूबलाइट, तो उसके सामने ना ऐसा आंख बंद करके ना एक आंख खोल के ऐसा उसको देखना, तो आपको ना अलग अलग कलर्स दिखेंगे। तो समझ लो वो एज ए प्रिज्म जैसा काम करता है। लेकिन सबसे बेस्ट ये कांच का जो ट्रायंगुलर शेप होता है, जिसको प्रिज्म बोलते हैं, उसमें भारी काम करता है, उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये हो गया आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट खत्म।
क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं हम लोग एक आखिरी टॉपिक जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, और इसका नाम है दोस्तों पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये कौन सा टॉपिक है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे बारीकी से, तो थोड़ा आप लोग ध्यान लगा के देखते रहना, ठीक है? और कुछ भी आपको लगेगा कि सर बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, तो प्लीज हमें बहुत अच्छा वाला कमेंट करते रहना, और हमारे इस सेशन को दोस्तों लाइक करते जाना, क्योंकि आप लोग के लाइक की वजह से दोस्तों हमें जो मोटिवेशन है ना वो मिलती रहती है, और आप लोग के लिए इसी प्रकार हम वीडियोस भी कंटिन्यूसली जो है वो लेकर आते रहते हैं, ठीक है? चलो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं हमारे आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो ध्यान से, ठीक है? अब इसको समझाने की हम कोशिश करते हैं। चलो आखिरी टॉपिक है, फटाफट से देख लेंगे। अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात यह है कि समझ लो मेरे पास एक मीडियम है यहां पे, ठीक है ना? यहां पे क्या है, एक मीडियम है। अब ये मीडियम को समझ लो मैं पानी मान लेता हूं, वाटर है, ठीक है? तो मुझे बात बताओ कि ये वाटर जो है और उसके ऊपर हवा है, तो मुझे बताओ ये कौन सा मीडियम रहेगा? ऑब्वियसली डेंसर मीडियम। तो यहां पे वाटर जो है मैंने क्या ले लिया है, डेंसर मीडियम ले लिया है। यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। ऊपर क्या है, हवा। हवा क्या रहेगा, रेरर मीडियम। हवा क्या रहेगा, रेरर मीडियम, ये तो आप जानते ही हो। तो यहां पे एक्चुअल में रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम मैंने बता दिया। अब समझ लो यहां पे क्या हो रहा है कि मेरे पास एक लाइट सोर्स जो है, जो मैंने ऑलरेडी एक रेरर मीडियम में रखा, सॉरी डेंसर मीडियम के अंदर रखा हुआ है, यानी कि पानी के अंदर ही रखा हुआ है। तो इस बार जो लाइट का सोर्स है मेरा, पॉइंट लाइट जो है, कहां है, डेंसर मीडियम के अंदर है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि जब भी वो लाइट, ठीक है ना, वो लाइट एक डेंसर मीडियम से, वो लाइट जो होगा वो एक डेंसर मीडियम से लेके दोस्तों एक रेरर मीडियम में अगर पास होगा, समझ लो यहां से मैं इसको निकाल रहा हूं ये लाइट को, अब वो डेंसर मीडियम से निकल रहा है और एक रेरर मीडियम में जाएगा, तो मुझे बताओ ये नॉर्मल है? देखो आपको ही करना है, मैं कुछ नहीं बताने वाला, देखो आपको ही करना है, कुछ नहीं है। अब मेरा लाइट जो है यहां से निकला, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां से नॉर्मल तक पहुंच गया। अब मुझे बताओ कि यहां पे डेंसर से वो रेरर में मीडियम में जा रहा है, तो मेरा जो रिफ्रैक्शन वाला लाइट आएगा वो किस तरफ आएगा, इधर आएगा, अवे जाएगा कि करीब आएगा? वो बता दो खाली, अवे जाएगा कि करीब आएगा? आपने तीन फंडा पढ़ा था ना, 1 2 3। तो सेकंड वाला कंडीशन कि जब भी कोई लाइट डेंसर से रेरर में जाता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। तो यहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो गया, यहां से वो इस प्रकार चला जाएगा, अवे हो गया, दूर चला गया, ठीक है? तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन वाला लाइट। समझ में आ गया? तो इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं कि व्हेनेवर ए लाइट एंटर्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेरर मीडियम, रेरर मीडियम में जब भी वो ट्रैवल करता है तो वो क्या होता है, पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि ये पूरा का पूरा उसने रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा। कभी भी जब होता है तो वो पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है, और उसमें से कुछ लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ लाइट जो होते हैं वो वापस से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और बाकी के जो लाइट है वो क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गए, जो कि ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। समझ में आ गया? अब ये जो चीज हो रहा है, ये जो चीजें हो रही है ना, कि पहले तो रे ऑफ लाइट यहां से पॉइंट सोर्स से निकला, यहां तक गया, अब यहां पे जाने के बाद वो टकरा गया और रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट हो गया मतलब वापस से आ गया। रिफ्लेक्शन तो पता ही है आपको, बहुत पहले पढ़ा हुआ है। तो रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना? अब रिफ्लेक्ट तो हो गया, लेकिन वो पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ है और पार्शियली वो रिफ्रैक्ट हुआ है, तो इसीलिए इस टाइप के फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्शियल रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? देखो क्या हो रहा है, यहां पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सॉरी पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, आधा ही रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि आधा से ज्यादा वो क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्शन अलग, रिफ्लेक्शन अलग, तो ये हो रहा है पार्शियल रिफ्लेक्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो बाकी के लाइट था वो रिफ्लेक्ट हो गया था, इसीलिए वो क्या हो गया, बाकी का लाइट रिफ्रैक्ट हो गया था ना, इसीलिए वो आगे रेरर मीडियम में चला गया। ये रेरर मीडियम है ना, हवा, तो यहां पे वो चला गया। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे जैसे लाइट जो है दोस्तों डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल के अवे बेंड होगा। जैसे मैंने बताया ये नॉर्मल के अवे में बेंड हो रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पे जो इंसिडेंट रे रहेगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे रहेगा, और ये क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन वाले एंगल से स्मॉलर रहेगा। यानी कि इन शॉर्ट बात करूं कि ये जो आर है आपका, एंगल आर, और ये जो रहेगा पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे एंगल आई, तो ये क्या रहेगा यहां पे कि एंगल आई, सॉरी कैसे लिखूंगा इसको, मैं ऐसा लिखता हूं, देखो एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल, स्मॉलर ऐसे लिखते हैं ना, हाँ कंफ्यूजन हो गया, चलो
ऐसे लिखते हैं ना, स्मॉलर का सिंबल ये है ना, स्मॉलर का सिंबल ये एंगल है। देखो कंफ्यूज मत हो ना आप लोग, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था अभी। ये एंगल आई है, ये वाला स्मॉलर वाला सिंबल होता है ना, स्मॉलर ग्रेटर देन का सिंबल होता है, तो ये स्मॉलर देन एंगल आर। तो यहां पे आपको क्लीन पता चल रहा है कि ये जो इंसिडेंट का एंगल है और ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल है, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा। ये कब होता है? पार्शियल रिफ्लेक्शन में होता है। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल आई जो होता है वो स्मॉलर होता है एंगल आर से। ये चीज आपको पता चल गया यहां पे, ठीक है। अब ये हो गया, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, समझ लो ये एंगल आई जो होगा उसका एंगल अगर मुझे बढ़ाना है, समझ लो मुझे एंगल आई का जो वैल्यू है अब मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। समझ लो यहां से मैं एक और लाइट लेता हूं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे लेने के बाद कुछ पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड कुछ पार्ट जो होगा यहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा। कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पे भी नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूं तो नॉर्मल के कंपैरिजन में दिस पार्ट इज आर, दिस पार्ट इज आई। समझ में आ रहा है? तो इस चीज में क्या होगा कि जब भी हम लोग आई बढ़ा रहे हैं तो आर भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे जितना यहां पे आई छोटा था वहां पे आर जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन यहां पे अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दूं और तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये और ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रहा है। इतना तो आपको समझ में आता है ना, कॉमन सी बात है। तो वेन एवर वी इंक्रीज द एंगल आई, यानी इंसिडेंट का रे का मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, तो एंगल आर भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, दैट इज साइन आई बाई साइन आर, ठीक है ना। यानी कि जितना आई बढ़ेगा उतना आर भी बढ़ेगा। ये हमने पढ़ा हुआ है स्नेल्स लॉ में, इसके पहले के टॉपिक्स में सब पढ़ा हुआ है स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई पे पहुंचते हैं जिसमें जो आर का जो वैल्यू रहेगा वो 90 पहुंच जाता है, आर का जो वैल्यू होगा वो 90 जब पहुंच जाता है तो उस वैल्यू ऑफ आई को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई सी। क्या बोलते हैं, एंगल आई सी, जिसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं कि हम लोग आई का वैल्यू इतना बढ़ा रहे हैं जिसके वजह से आर का जो वैल्यू होगा वो 90 बन जाएगा। आर का वैल्यू क्या बन जाएगा दोस्तों, 90 बन जाएगा। यानी कि जो मेरा रिफ्रैक्शन जो हो रहा था दोस्तों यहां पे, एक और मैं अगर मैं ड्रॉ करूं कि समझ लो कि मैं यहां पे एक और आई लेके गया, एक और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को लेके गया और इतना मैंने ये एंगल ऑफ आई को बढ़ा दिया। ये हमारा नॉर्मल लाइन है, यहां पे ये हमारा नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल था। तो नॉर्मल के कंपैरिजन में इतना मैंने आई का ये वैल्यू बढ़ा दिया, आई का वैल्यू देखो और बड़ा हो गया, पहले छोटा था ये थोड़ा और बड़ा हुआ, अब ये एंगल ऑफ आई को मैंने और इतना बढ़ा दिया, जिसके वजह से अगर ये जो यहां पे रिफ्रैक्ट हो रहा था ये इतना हो जाएगा कि यहां पे आर जो होगा वो 90 पे पहुंच जाएगा। ये जो आर था ना, पहले तो ये आर इतना था लेकिन अब जाके और बेंड हो जाएगा ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है यानी और बेंड हो रहा है, तो यहां पे वो एकदम परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बन जाएगा। यानी कि तब क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 90 डिग्री बन जाएगा और वो आई का जो वैल्यू रहेगा जिसके वजह से आर मेरा 90 बन गया है, वो आई के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अब ये जो वैल्यू इसको क्रिटिकल एंगल तो मैं बोल रहा हूं, जिसकी वजह से क्या होता है, अब एक और चीज होता है कि अगर मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो लार्जर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो वो केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। और ये केस में क्या होता है जनरली कि जो डेंसर मीडियम जो होता है, रे जो होता है ना, वो डेंसर मीडियम से ना अंदर वापस से रिफ्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अंदर वापस से वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो समझ लो यहां पे कि एक और यहां पे लाइट इंसिडेंट की आ रही है, यहां पे आई, अब यहां से आने के बाद ना अब वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको रिफ्रैक्ट करने की कोशिश भी करूंगा तो ये जो था इधर ही था, अब इसके अंदर से वो वापस से वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अब यहां पे आ गया, अब वापस से वो अंदर की तरफ ही आएगा। यानी कि अब मेरा ये जो लाइट आ रही है, अब ये जो लाइट आ रही है दोस्तों, अब उसका क्या होगा, इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी कि ये जो पूरा का पूरा लाइट था वो तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा था, ये पूरा का पूरा लाइट भी रिफ्लेक्ट हो ही रहा था, पार्शियली तो हो ही रहा था, पहले जो हमने पढ़ा पार्शियली तो रिफ्लेक्ट हो रहा था, अब ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसीलिए इसको कहा जाता है दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो ध्यान से समझो क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ लो, वापस से एक बार बता देता हूं, बहुत सिंपल था। पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या था कि जिसमें मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो था उसमें जब जा रहा था तो आधा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था, आधा रिफ्रैक्ट हो रहा था। समझ में आ गया? तो इसीलिए उसको पार्शियल रिफ्लेक्शन कह रहे थे, क्योंकि पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रहा था। अब यहां पे हमने एक ऐसा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट चूज किया जिसके वजह से मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो 90 बन गया। और जब फिर से हम लोग आई का वैल्यू अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यहां पे एक टाइम आने के बाद वो जो है ना पूरा का पूरा लाइट को अंदर की तरफ यानी डेंसर मीडियम में ही ढकेल देगा वापस से। तो जब डेंसर से निकल रहा है और डेंसर में ही वापस जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा जो लाइट है वो इंटरनली ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसीलिए पूरा का पूरा लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होने की वजह से इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और इसके वजह से हम लोग
क्रिटिकल एंगल का वैल्यू भी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में? नॉर्मली n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। जनरली जो रिफ्रैक्शन का एंगल था हमें पता है 90 डिग्री है, तो हम निकाल सकते हैं यहां पे दैट इज n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आर का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, यानी कि n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन 1। साइन आई अपॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि n का जो वैल्यू आएगा वो रहेगा साइन आई के बराबर। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आपको पूरा एक एक चीज बारीकी से समझना है और उसको याद कर लेना है, और ये डायग्राम का भी प्रैक्टिस करना है, और ये जो चीज मैंने लिखा है इसका भी प्रैक्टिस करके लेना है, और इसके अलावा ये चैप्टर में से ज्यादा कुछ पूछने के चांसेस कम है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा चैप्टर जो है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और उम्मीद करता हूं ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैंने बारीकी से खोद खोद के आपके लिए निकाला है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर्स तो अपलोड कर ही दिया था, लेकिन आज दोस्तों इस प्रकार पढ़ाया है कि आपको मजा आ गया होगा पढ़ के, और रिफ्रैक्शन नाम का जो कीड़ा, जो लोग डरते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, ये आपको बहुत ही ज्यादा साधारण लगा होगा और मजा आ गया होगा पढ़ के। ठीक है, तो यही था हमारा वीडियो आज का, जिसमें हमने वन शॉट रिवीजन करवा दिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि किस प्रकार आपको अच्छा लगा है हमारा वीडियो। प्लीज कमेंट करना, अच्छा कमेंट करना, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना दोस्तों हमारे वीडियो को, क्योंकि मेहनत आपके लाइक से ही वसूल कर सकता हूं। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तों आपके राहुल सर के लिए। एंड दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो और हमारे ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। ठीक है ना, तभी लोगों को पता चलेगा, क्योंकि वीडियोस रीच नहीं हो रहे हैं तो आप लोग को रीच करवाना पड़ेगा। हमारी हेल्प कर सकते हो आप लोग ये वीडियोस को शेयर करने में और बाकी लोग तक पहुंचाने में। ठीक है, तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो ना, और अगर हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जल्दी मिलेंगे हमारे एक और बेहतरीन नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।